हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा एंड दिस इज़ क्लास 3। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा अलजेब्रा में, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं लीनियर इक्वेशंस पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, अलजेब्रा पे हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की थी। पूरा कंप्लीट अलजेब्रा मैं आपको करवाने वाला हूँ बच्चों। बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो प्रिपरेशन के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको खूब एग्जाम्पल देने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूँ। फिर भी मार्केट में जो आपको बेस्ट बुक लगे, क्वांट की जो बेस्ट बुक लगे, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशंस। मैं आपको टॉपिक पूरा पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, एग्जाम से रेलेवेंट पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ। चलिए आ जाइए। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आ जाओ अब सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस। टॉपिक का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो सर, ये लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? तो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। क्या सर? जिनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। डिग्री का क्या मतलब है सर? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। और इनका जो ग्राफ हमारा बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। ये भी लिख लीजिएगा। इनका जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सपोज, चलो ऐसे लिखिए, थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज करके लिखता हूँ, थोड़ा और बढ़िया बनाता हूँ। 3x प्लस, या हाँ जी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। पहले तो बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। कहना इससे वेरिएबल की जो पावर है वो तो 1 ही है ना। तो वेरिएबल की पावर 1 है, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम पावर वेरिएबल इज़ 1, सो डिग्री इज़ 1। तो मुझे ये बताओ, कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम इन लीनियर इक्वेशंस को, जिन मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं? तो बच्चे कहते हैं सर बहुत सारे मेथड हैं। मैं पूछता हूँ कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर इसका एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, क्रॉस रेशो मेथड। तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए? कोई भी लगा लो, बस आसान वाला लगाओ। सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करो, वैल्यू निकालो। ठीक है, इसमें हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैंने कहा इनको सोल्व करो, तो आप क्या करोगे? आप एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाओ। तो जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ये ऊपर 3 लिखा हुआ है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? ऊपर वाली बन जाएगी सर 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 40। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और नीचे वाली क्या बन जाएगी? नीचे वाली आप कहोगे सर ये हो जाएगी हमारी 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। सही है। अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये कट जाएगा, और 7y का जो वैल्यू आएगा हमारा, 7y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19। और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 19/3। अच्छा, y का वैल्यू तो हमारा 19/3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x का वैल्यू आना चाहिए। तो देख लेते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ, मतलब 3 टाइम्स ऑफ x दिया हुआ है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 19/3 इज इक्वल टू 10 है हमारा, है ना। तो 3x प्लस ये वैल्यू हो गई हमारी 19, 4 जा कितना हो गया, 76 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3x का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 76/3, 30 माइनस करोगे तो 46। तो 3x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये 30 हो गया, 30 76 है यहाँ पे, तो कितना बचा हमारा? 46 बचा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। तो 46/3, देखो 3x प्लस ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी? 19। अच्छा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। 19/3 नहीं था, ये 19/7 था। हाँ जी, हाँ जी, ये 19 हमारा कितना था? 19/7 था। तो इसको 7 कर लेते हैं बस। 19/7 थी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ो और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस लेंगे हम। तो ये कितना है? 90
19/7, तो यहाँ पे ये हो जाएगी वैल्यू 7 और यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा 70, ये आ जाएगी -6/7। अब सही है, तो x का वैल्यू -2/7। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपने ये x और y का वैल्यू निकाला है बच्चों, ये है क्या? ये क्या है जो आपने x और y का वैल्यू निकाला है? तो बच्चे कहते हैं सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट है? मैंने कहा था इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। तो जब आप इनकी स्ट्रेट लाइन बनाओगे ऐसे करके, तो दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पे कट करेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पे कट करेंगी कैनाई से, उसके ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं। x कोऑर्डिनेट -2/7 और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये 7 था तो y कोऑर्डिनेट था 19/7। ठीक है, जहां पे ये दोनों कटेंगे उसके ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मेरा अगला सवाल है, क्या इसके अलावा कहीं और मिल सकते हैं, ये और इंटरसेक्ट कर सकते हैं कहीं पे? इधर से भी ये गैप बढ़ रहा है, इधर से भी ये गैप बढ़ रहा है सर, और कहीं नहीं मिल सकते। तो कहीं और नहीं मिल सकते तो कैन आई से दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई दीज कंडीशंस? बच्चे कहेंगे यस सर, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई दीज कंडीशन। एक बार दोबारा देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x + 12y = 30। अब बताओ, अब सोल्व कर सकते हो? बच्चे कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने कहा करो। तो बच्चे करते हैं इसको सोल्व कर, चलो मिलके करते हैं। तो ये क्या आएगा? × 3। तो ये × 3 करोगे तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? आप कहेंगे सर 9x + 12y = 30। अब बच्चों इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर आप इनको काटना शुरू करोगे तो ये सब कुछ कट गया भाई। इसका मतलब ये अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं, ये तो दोनों सेम इक्वेशन है। इसका मतलब सेम लाइन है, सेम लाइन है, तो इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर भाई दूसरी लाइन आएगी। और एक ही लाइन के ऊपर बच्चों अगर दूसरी लाइन आएगी तो कहना इसे वो एक जगह थोड़ी, वो तो हर जगह इंटरसेक्ट करती है सर। और जो हर जगह इंटरसेक्ट करे उस केस में सॉल्यूशन कितने हुआ करते हैं? बच्चे कहेंगे उस केस में तो सर सॉल्यूशन हुआ करते हैं इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना भाई। जो हर जगह कट करे उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक बार फिर से देखते हैं हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं, दोबारा देखिए इस केस को। अगर मैं इक्वेशंस लिखता हूं 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन लिखता हूं 9x + 12y = 7। अब बताओ, अब सोल्व हो जाएंगी? बच्चे कहते हैं अब हो सकती है सर। चलो करते हैं चेक। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप बच्चों × 3 करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 9x + 12y = 30। अब अगर आप इनको काटते हो तो ये दोनों तो कट गए लेकिन ये बच गया। भाई इक्वेशन सेम है नहीं, सॉल्यूशन आ नहीं रहा। क्या सर? इक्वेशन सेम है नहीं, सॉल्यूशन आ नहीं रहा, ऐसा कब पॉसिबल है? इक्वेशन सेम है नहीं, सॉल्यूशन आ नहीं रहा, इक्वेशन सेम है नहीं, सॉल्यूशन आ नहीं रहा, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है सर जब दो लाइनें क्या हों? जब दो लाइनें पैरेलल हों, है ना। और दो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उस केस में क्या कोई सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं सर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं कर सकती। इस वजह से इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। तो बच्चों 3 तरह के सॉल्यूशन देखे हमने, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो मैं आपको इनकी कंडीशंस लिखवा देता हूं और फिर सीधे सवालों पे आते हैं। तो कंडीशन लिख लीजिए अगले, हाँ जी, इन तीनों बातों के हिसाब से। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, हाँ जी, लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, a1x + b1y = c1, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, और दूसरी है a2x + b2y = c2। तो हाउ टू सोल्व दीज लीनियर इक्वेशंस वो तो हमने देख ही लिया है। अब इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन हमने देखे। तो पहली कंडीशन लिखो, यदि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। हमने a1/a2 निकाला, हमने b1/b2 निकाला और वो दोनों अनइक्वल आ गए आपके, तो देखते ही बोल देना बच्चों देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से सुन लो, यदि हमारा a1/a2 = b1/b2 आ जाए, यस सर, = c1/c2 भी आ जाए, तो बच्चों ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है सर? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है। और तीसरी सुन लो, इफ a1/a2 = b1/b2 तो आ जाए,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आए, तो ये कंडीशन हमारी होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तीन बातें ध्यान रखो, हर तरीके का सवाल आप लीनियर इक्वेशंस का करने में सक्षम हो जाओगे। वैसे लीनियर इक्वेशंस के भी मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, ये क्लास 3 है, क्लास 4 भी लीनियर इक्वेशंस पे आएगी। काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ जो कैट एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। मैं कैट एग्जाम का नाम लेता हूँ, तो एग्ज़ाम आप सारे लेके चलिए, लेकिन मेन हमारा मतलब जो फोकस्ड एग्ज़ाम है वो कैट है। बट कैट हो या एनमेट हो या स्नैप हो या जैट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों, हाँ जी, 2022 में जो भी हम एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, इस साल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना बेस्ट देंगे और बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ क्वांट का, और एक एक चीज़ अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों। एज़ फार एज क्वांट इज़ कंसर्न्ड, आपको कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ सिलेबस करते हैं तो मैं पूरा थोरली आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्वांट का अभी मैं क्वांट पे कमिट कर रहा हूँ, LRDI का हम आगे देखेंगे, टाइम मिलेगा जैसे भी। बट क्वांट, एज़ फार एज क्वांट इज़ कंसर्न्ड, मैं पूरा क्वांट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल। चलो ये वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 2, 2x + 3y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास k + 2 × x प्लस 2k + 1, 2k + 1 × y, 2k + 1 × y इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ k - 1। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ऐसे लिख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशंस हैव इनफानाइट सॉल्यूशंस। तो बच्चों कंडीशन तो आपने अभी अभी लिखी थी, बताइए मुझे क्या कंडीशन थी। तो बच्चे कहेंगे सर कंडीशन थी इनफानाइट सॉल्यूशंस की, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मैंने कहा सही बात है। तो अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप ये बताइए A1/A2 क्या बनेगा, 2 / k + 2, B1/B2 क्या बनेगा, 3 / 2k + 1, और C1/C2 क्या बनेगा, 2 / ट्वाइस ऑफ k - 1। इनमें से कोई दो मर्जी पकड़ लो, आंसर सेम आएगा, कोई भी दो ले लो और उनको इक्वेट कर दो। इन दोनों को ले लें, चलो इन दोनों को अगर हम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4k + 2, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3k + 6, और k का वैल्यू 4 आ जाएगा। 4 आंसर होना चाहिए सवाल का, 4 सवाल का सही आंसर है। अच्छा, एक बार 4 आप यहाँ पुट करके भी देख लो, क्या ये रेशियो सही बनती है। 2 / 6 1/3, 3 / 9 ये 9 बन जाएगा, k का वैल्यू 4 पुट करके 1/3, और यहाँ पे पुट करते हो 4 तो भी ये 1/3, तो बिल्कुल सही है। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले एग्जाम्पल नंबर 2 पे, सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल देने से पहले मैं जरा एक बार दोबारा से इस थ्योरी पे आ जाऊं बच्चों। तो ये कंडीशंस मैंने बताई थी आपको, ये कंडीशन ध्यान रखना। अच्छा, 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कौन से सर, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं वो सुन लीजिए। कंसिस्टेंट बोलते हैं जहां पे एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आए। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं सर, जहां पे एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आए, है ना। जैसे यूनिक सॉल्यूशन आया तो एक सॉल्यूशन तो आया ना, कम से कम एक तो आया ना। ऐसे इन्फानाइट है, इन्फानाइट में कम से कम तो एक तो आया ना। आप कहेंगे सर इन्फानाइट आ गए, अरे कम से कम एक तो आया ना। तो कैन आई से दैट इन दोनों को मिला के हम इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। और एक होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है इनकंसिस्टेंट, नाम से ही समझ रहे होंगे आप। इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो जो नो सॉल्यूशन हमने लिखा था ना, उसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं बच्चों। नो सॉल्यूशन को ही हम इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल कैसा बनेगा सर, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल बताता हूं आपको। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बच्चे जनरली गलत करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, बट हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है, और दूसरी है हमारी kx + 9y इज इक्वल टू 15। और क्वेश्चन ये पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, ऐसे लिखिएगा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नॉन इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन सुन लो, इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, के इज इक्वल टू 6, के ग्रेटर देन 6, के लेस देन 6, और चौथा ऑप्शन था हमारा भाई के कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी वैल्यू, बेसिकली के कैन टेक एनी रियल वैल्यू, के कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो ये चार ऑप्शन थे। आपका दिल क्या कहता है, बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए आपका दिल क्या कहता है बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का? हाँ, पहले तो ये बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें नॉट इनकंसिस्टेंट, नोट के साथ इन हट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट की क्या कंडीशन थी? कंसिस्टेंट में सर यूनिक भी चलेगा, कंसिस्टेंट में इन्फानाइट भी चलेंगे, ये बताया था मैंने। कंसिस्टेंट में आपका यूनिक भी चलेगा, कंसिस्टेंट में आपका इन्फानाइट भी चलेगा। नॉट इनकंसिस्टेंट, नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, नो इनकंसिस्टेंट नहीं तो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यूनिक के हिसाब से, अच्छा अब मुझे ये बताओ, a1/a2 b1/b2 यूनिक के हिसाब से क्या होना चाहिए? यूनिक के हिसाब से सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, है ना? यूनिक चलेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन चलेगा तो उसके हिसाब से ये दोनों ऐसा होना चाहिए। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो k का वैल्यू आएगा नॉट इक्वल टू 6, मतलब k कुछ भी चलेगा। ग्रेटर देन 6 चलेगा? बताओ, बच्चे कहेंगे चलेगा सर। नॉट इक्वल टू 6 है तो ग्रेटर देन 6 चलेगा। मैं कहूँगा लेस देन 6 चलेगा, बच्चे कहेंगे चलेगा सर। बस इक्वल टू 6 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। अच्छा, इन्फानाइट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इन्फानाइट के लिए बच्चे कहते हैं सर a1/a2, अभी बताई थी आपने, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई भी दो इक्वेट करो, ये दोनों करो, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा 6। तो मुझे बताओ 6 चलेगा? बच्चे कहेंगे चलेगा सर, इन्फानाइट सोल्यूशन आएंगे और कंसिस्टेंट है। मैं कहूँगा ग्रेटर देन 6 चलेगा? बच्चे कहेंगे चलेगा सर। लेस देन 6 आएगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। तो भाई इक्वल टू 6 भी चलेगा, ग्रेटर भी चलेगा, लेस भी चलेगा, तो कहना इसे आंसर डी ऑप्शन बनेगा। भाई k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, k को कोई वैल्यू दे दो, या तो इन्फानाइट सॉल्यूशन आएंगे या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ पक्का, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा। और अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब कंसिस्टेंट है। तो आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा बच्चों, दैट इज के कैन टेक एनी रियल वैल्यू। चले, आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से बच्चों को क्लियर हो गया है। तो बिल्कुल अच्छे से हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, एक बार फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक और क्वेश्चन से। एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा आपके सामने, ये सुनो जरा। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू k। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k given pair of equations, given pair of equations, given pair of equations are inconsistent। क्या सर? inconsistent। अच्छा, inconsistent का मतलब सबको पता है। inconsistent मतलब सर, inconsistent मतलब नो सॉल्यूशन। चलो बिना ऑप्शन के करते हैं ये क्वेश्चन। तो inconsistent मतलब कि क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सही बात है, तो चलो फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मुझे ये बताओ उसकी क्या कंडीशन थी? किसकी? नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी बच्चों? a1/a2 इनकंसिस्टेंट की थी ना ये। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो बनेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बनेगा। यही थी ना नो सॉल्यूशन की कंडीशन। आ जाओ लगाओ। तो 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज नॉट इक्वल टू 5/k। ठीक है जी। अब इन देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, 1/3 1/3, इनमें से किसी एक को इसके साथ इक्वेट कर दो।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यदि तो k नॉट इक्वल टू 15 आएगा। तो जो ऑप्शन हमें k नॉट इक्वल टू 15 देगा आंसर वही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही है कि k नॉट इक्वल टू 15। लास्ट क्वेश्चन का आंसर था k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, इसका आंसर है k नॉट इक्वल टू 15। तो बच्चों ऐसे वर्ड्स को हमें पहचानना होगा और क्या, ठीक है। कैच होते हैं छोटे छोटे बच्चे जल्दबाजी में, इसमें कुछ भी मतलब k 15 दे दिया, उसमें k 6 दे दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। ऐसे नहीं करने, हमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर आंसर करना है, ठीक है। आई होप सो सभी बच्चों को यहाँ से अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों तैयार हैं सभी बच्चे? तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और फिर मैं एक एग्जाम्पल भी देते हुए चलूँगा आपको, ताकि पहले ये एक टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। इसका एक वीडियो और बनाने वाला हूँ मैं, एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको स्पेशल इक्वेशन सिखाऊंगा। लीनियर इक्वेशंस में स्पेशल इक्वेशंस को सोल्व करना, वो स्पेशल इक्वेशंस क्या होती हैं उस वीडियो में देखेंगे हम डिटेल में। उससे पहले बच्चों मैं थोड़ा सा अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता दूं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हाँ जी, कैट 2022 संदीप गर्ग इंस्टीट्यूट के नाम से। इसका क्या फ़ायदा है सर? तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चों मेजर टॉपिक्स के इस टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इनकी PDF आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। और तीसरा आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अभी तक बच्चों वीडियो पसंद आया है और आपने लाइक नहीं किया है तो आई एम श्योर वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप कैट एस्पिरेंट है तो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये कहता है, हाँ जी, एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि px प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस QY इज इक्वल टू R, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये और गिवन है हमें क्या कि PQR जो इसमें दिए हुए हैं, ऊपर लिख देता हूँ, PQR जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर द सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। क्या सर? PQR जो बच्चों हमें दिए हुए हैं, दीज आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कौन से सर? ट्रिपलेट्स PQR। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स PQR, मतलब PQR, ये PQR जो आपको दिख रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स PQR फॉर विच गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, फॉर विच, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। फॉर विच गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आ जाओ अब इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के लिए बच्चे तैयार हैं? सॉल्यूशन सुनिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप मुझे इसमें ये बताओ नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो बच्चे कहेंगे सर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और PQR हमारे सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से है। तो चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले इन दोनों को इक्वेट करके आप मुझे बताओ P इंटू क्यू का वैल्यू क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखो यहाँ से सर P/2 इज इक्वल टू 3/Q है। तो यहाँ से हम एक बात फिगर आउट कर सकते हैं। मैंने कहा क्या कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू, तो हमारा 6 बनेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि P अगर 1 है तो Q 6 है ना। P 1 है तो Q 6 है, या फिर P 2 है तो ये 3 है। और इनका उल्टा भी पॉसिबल है, ये 2 तो ये 3, ये 1 तो ये 6, तो ये 6 तो ये 1, ये 2 तो ये 3, तो ये 3 तो ये 2। तो P और Q के तो पता लग गए हमें वैल्यू क्या क्या बन सकती हैं, या तो 1 6 या 2 3 या 6 1 या 3 2। इसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता क्योंकि इनका प्रोडक्ट 6 है। एक एक को लेते हैं और देखते हैं R का वैल्यू कितना कितना पॉसिबल है।
तो पहले वाला लेता हूँ बच्चों, अगर मैं 1 6 को लेता हूँ, ये पहले वाले पे टिक लगाता हूँ, पहले वाला ले रहा हूँ, 1 6 लेता हूँ तो 1 पे ये वैल्यू बनेगी 1/2 और ये भी 3/6 1/2 और ये 1/2 कब बनती है, ये 1/2 बनती है 24 पे, तो 24 तो वैसे भी नहीं दे सकते, सिंगल डिजिट है। तो मुझे ये बताओ आर को आप सारी वैल्यू दे सकते हो किसको छोड़ के? मैं कहता हूँ आर को आप सारी वैल्यू दे सकते हो 1 से लेके 9 तक, लेकिन किस किस को छोड़ के? दो वैल्यूज़ को छोड़ के सर, एक तो 1 को छोड़ के और एक 6 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट है, डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट। तो आपने आर को कितनी वैल्यू दे दी बच्चों यहाँ से? बच्चे कहेंगे सर यहाँ से हमने आर को टोटल 7 वैल्यूज़ दे दी हैं, आर की टोटल 7 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। कब? जब पी को 1 और क्यू को 6 देते हो तो आर की 7 वैल्यू पॉसिबल है। एक बार दोबारा सर, एक बार दोबारा सुनो, वो 7 वैल्यू कौन सी है? 2 3 4 5 6 7 8 है ना, बस, है ना, सॉरी 2 3 4 5 7 8 9, 6 नहीं पॉसिबल, 1 नहीं पॉसिबल। क्यों सर? क्योंकि 1 और 6 तो आप ऑलरेडी पी और क्यू को दे चुके हो और ये सारे डिस्टिंक्ट है। एक बार दोबारा, अगर मैं 6 1 लेता हूँ इसमें, यदि मैं 6 1 लेता हूँ तो 6 पे बनेगा ये कितना? 6/2 3, ये कितना बनेगा? 3, और ये 3 कहाँ पे बनेगा? 4। तो इस बार हम 3 वैल्यू नहीं दे सकते, एक तो 1, एक 6 और एक 4, 4 भी नहीं दे सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि 4 पे अब ये 1/3 बन जाएगा, 4 पे ये 3 बन जाएगा, 3 नहीं चाहिए हमें, तब तो इक्वल हो जाएंगे तीनों, नॉट इक्वल चाहिए ना। तो इसका मतलब ये 3 वैल्यू देके सारी बाकी सारी वैल्यू दे सकते हैं सर। हाँ, 1 to 9 में कितनी वैल्यू होती हैं? 9 वैल्यूज़ होती हैं सर, ये 3 नहीं दे सकते, कितनी वैल्यू दे सकते हैं? अब हम आर को 6 वैल्यूज़ दे सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कौन कौन सी? 2 3 5 7 8 9। बोलो समझ में आ रही है सबको? दोबारा सुन लो, 2 3 देता हूँ, अगर पी और क्यू को 2 3 देते हैं सर, आप बताओ 2 3 देते हो तो 2 पे ये 1, 3 पे ये 1, ये 1 तो 12 पे बनेगा, 12 तो वैसे भी नहीं देना, तो 2 और 3 को छोड़ दो बस। 1 से लेके 9 तक जितने सिंगल डिजिट हैं 2 और 3 को छोड़ दो, बाकी कितनी वैल्यू बची? तो बच्चे कहेंगे सर बाकी तो अब वैल्यू 7 बची, तो इसको 7 वैल्यूज़ दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे पहले लिया था हमने केस। और अगर 3 2 लेते हैं तो 3 2 लोगे तो सर 3 2 में तो ये 3/2, ये 3/2, ये 3/2 बनेगा 8 पे, तो 3 भी नहीं दे सकते, 2 भी नहीं दे सकते, अब इस बार 8 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 8 देंगे तो ये भी 3/2 बन जाएगा। तो ये 3 छोड़ के 9 में से कितनी वैल्यू बची? बच्चे कहेंगे सर 6 वैल्यूज़ बची। तो पूछा था सवाल में टोटल कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, टोटल कितने ट्रिपलेट पॉसिबल हैं? तो ट्रिपलेट उतने ही तो पॉसिबल होंगे जितनी आर की वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो 7 + 6 13 + 7 + 6 13 13 26। तो कैन आई से 26 सच ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 26 ट्रिपलेट्स बनेंगे जब आप सारी बनाओगे, तो जैसे 1 6 2 ऐसे करके सारे ट्रिपलेट बनाओगे, तो क्योंकि आर की 726 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो कैन वी से दैट पी क्यू आर के टोटल ट्रिपलेट्स भी ऐसे ऐसे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों, वो कितने होंगे? वो भी 26 होंगे। तो इस सवाल का सही आंसर 26 है। आई होप सो ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो आई होप सो यहाँ तक वीडियो बच्चों को पसंद आया। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आ जाओ अब सीधा होमवर्क के क्वेश्चन पे। तो होमवर्क क्वेश्चन का टाइम आ चुका है। हमारा वीडियो तभी सफल होता है जब आप होमवर्क क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सुन लीजिए। तो आपको कमेंट में बताना है मुझे इसका क्या आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट, हाँ जी इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन लिखिए 3x + 5y, हाँ जी मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3x + 5y, 3x + 5y = 7। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों kx + 20y = 28। ठीक है, आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, सबको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k given pair of equations have at least one solution, कम से कम एक सॉल्यूशन तो भाई होना चाहिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है k = 12, दूसरा ऑप्शन है k > 12, तीसरा ऑप्शन है k < 12 और चौथा ऑप्शन है बच्चों k कैन टेक एनी रियल वैल्यू।
के कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो ये 4 ऑप्शन हैं, के कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो ये 4 ऑप्शन है। आप मुझे आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। आई होप सो क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों को, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों। अभी लीनियर इक्वेशंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं वो अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।